साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? आज आपकी मुलाकात ऐसे व्यक्ति से मैं कराता हूँ, जिनका नाम है सुधीर वर्मा। आप बाराबंकी के रहने वाले हैं और भारतीय न्याय व्यवस्था में इनकी बड़ी भूमिका होती है। अब समझ रहे होंगे आप, पेशकार हैं बाराबंकी कोर्ट में। तो मैं जानना चाहता हूँ अपने मित्र सुधीर जी से कि भारतीय न्याय व्यवस्था में पेशकार की क्या भूमिका होती है, क्या कार्य होते हैं और इनका किस ग्रामीण परिवेश से लेकर के अब तक का जीवन परिचय मैं आपसे करवाऊँगा। तो सुधीर जी, आपका इस मेरे प्रोग्राम में स्वागत है। धन्यवाद। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। जी। तो आप कुछ प्रकाश डालें हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएँ। मैं सुहेल सिंह ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला हूँ। ब्लॉक देवा के अंतर्गत शाम हर्रई जो पड़ता है जी, जी। और पिताजी हमारे किसान जी, किसान रहे हैं, किसान परिवार से रहे हैं। हमारी पृष्ठभूमि किसान किसान परिवार से रही है जी, और हम भी बड़े पैदा हुए, पले-बढ़े किसान परिवार में ही हैं। जी। तो पूर्णतः आप भी हम किसान परिवार से ही जुड़े हुए हैं बहुत अच्छी बात है। और हमारे बचपन में ही हमारे पिताजी को थोड़ा-सा यूँ सही समाज सेवा का शौक था। बहुत अच्छी चीज़ है। तो जी, कक्षा 4 में मैं जब पढ़ता था, जी। तो हमारे पिताजी पहले व्यवसायी थे। अच्छा, अच्छा। पेवा में व्यवसाय करते थे, पेस्टिसाइड का, अच्छा, कृषि एवं बीज का। जी। तो वहीं से उनको चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत भारतीय किसान यूनियन जी, जी। उनसे उनके जीवन से वो प्रेरित हुए, किसान मसीहा। किसान मसीहा और उन्हीं के साथ अपना जो है जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया। ये समझ लीजिए कि किसान सेवा में आज उनका जो अगर हम अ, कहें कि आज सबसे ईमानदार व्यक्तित्व की छवि का कोई व्यक्ति है तो श्री राम हर्ष वर्मा जी जी, जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जी, आपको और बचपन से ही हमने अपनी शिक्षा दीक्षा तो खैर पहले गाँव में कक्षा 8 तक प्राइमरी और मिडिल तक गाँव में पढ़े, उसके बाद फिर कक्षा 9 से वो बाराबंकी आया, यहाँ पर रह के पढ़ाई किया। 9 से 12 तक राजकीय इंटर कॉलेज बाराबंकी में जी, जी, बड़ा और देन आफ्टर लखनऊ विश्वविद्यालय से मैंने स्नातक की पढ़ाई की, यहीं से मैंने बीएड किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया जी, और उसके बाद तत्पश्चात हम 6-7 साल लेक्चरशिप में रहे। लेक्चर एज़ ए अंग्रेजी प्रवक्ता की हैसियत से हमने बाराबंकी में कार्य किया और उसके पश्चात अपनी तैयारियाँ जारी रहीं। फिर मैं यहाँ पे बाराबंकी में चीफ रीडर, जिला जज जी, बाराबंकी के पद पर आसीन हूँ। अच्छा, अच्छा। आपने पूछा कि रीडर का क्या कार्य होता है? पेशकार को हम लोग हमारी भाषा में रीडर कहा जाता है न्याय में। जी, रीडर का कार्य होता है ही प्लेज़ एन इम्पोर्टेंट रोल इन जुडिशियल जी, वर्क। तो रीडर का कार्य ये होता है कि जो हमारे यहाँ फाइल्स जो फिक्स होती हैं जी, पर, जी। वो उन फाइलों को रीड करता है। तो आप मतलब सारी फाइल्स को फाइल्स को रीड डेट किया कर जाता है। रीड का मतलब ये होता है कि जो हमारी फिक्सिंग है किस बिंदु पर लगी हुई है, आज फाइल को हमको पेश करना है। रजिस्ट्रार कहते हैं वो प्रस्तुतकर्ता कहते हैं उसको दूसरे शब्दों में। जी, तो हम प्रस्तुतकर्ता हैं। अपने पीठासीन अधिकारी के समक्ष हम उस फाइल को प्रस्तुत करते हैं और उससे ये बताते हैं कि श्रीमान जी ये फाइल हमारी इस प्रोसीडिंग में है क्या मैटर है इसके अंदर? और हाँ, और ये इस प्रोसीडिंग को आगे कैसे प्रोसीड किया जाए, जिसमें साक्ष्य आने हैं। जैसे 1 नंबर का साक्ष्य होना है, 2 नंबर का साक्ष्य होना है, 3 नंबर का साक्ष्य होना है। तो उस साक्षी को उसमें प्रोसीड कराया जाता है और इनिशियल स्टेज पे जैसे फाइल हुई वो जैसे हाज़िरी में फाइल है, तो हाज़िरी में फाइल ये होता है कि जो एक्यूज़ होता है, जो विक्टिम होता है, उसकी हाज़िरी में फाइल जो मतलब एट फर्स्ट वो अपीयर होता है। जी, देन आफ्टर कोर्ट उसके ऊपर चार्ज करती है जी, कि आप फलाने हैं, हम ये फलाने जज हैं और हम आपके ऊपर ये चार्ज करते हैं। जैसे 302 का आरोप है, आप आपके ऊपर ये आरोप करते हैं, आपको इस सफाई में क्या कहना है? तो वो एक प्रे करता है कोर्ट से कि सर आपका आरोप है लेकिन हमारा ज ये हम इनकार करते हैं हमारे ऊपर इन आरोपों से और इसका परीक्षण कराया जाए परीक्षण का। परीक्षण कराया जाए। तो जो ट्रायल होता है वो ट्रायल का मतलब परीक्षण ही होता है, वो ट्रायल फिर कराया जाता है, गवाह आते हैं, इसके खिलाफ गवाही देते हैं या नहीं देते हैं, जी, उसके बाद में उस केस डिसाइड होता है। ये मतलब जो पेशकार है, ये क्लाइंट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट या जज उनके बीच की कड़ी है। हाँ, उसके बीच एक बीच की कड़ी बीच की होता है। कड़ी। उसकी फाइल आपके पास आई, आपने फाइल को रीड किया, उस मैटर को समझा, जी, क्या सकारात्मक पक्ष है, क्या नकारात्मक पक्ष है और सारी जानकारी आपने अपर अधिकारी को दी, जी, पीठासीन अधिकारी को कि सर इसमें ये मामला है जी। और वो मतलब निष्पक्ष होकर के आपने सारी जानकारी इनको जी, दी। जी, जी। अच्छा,
हो सकता है जज के मन में भी कभी आए कि पूरी फाइल पढ़ ले, इतना समय होता है क्या? नहीं, किस ये होता है, एक प्रोसीजर है। जी, देखिए एट फर्स्ट जब हम यूँ समझ लीजिए कि किसी भी निर्माण को जब हम करते हैं, जी, तो सबसे पहले उसमें गया व्यक्ति नींव रखी गई, उसके बाद फिर उसके धीरे-धीरे ब्रिक्स रखी गई, फिर उसके बाद वो बिल्डिंग तैयार होती है, तब उसका जो ओनर होता है वो उसका इंस्पेक्शन करता है जी, कि ये वास्तव में अच्छी बनी है, क्वालिटी अच्छी है या नहीं है, या जो भी है उसका इवैल्यूएशन करता है। जी, जी, दैट इज़ द प्रोसेस। वहाँ पे भी ऐसा होता है कि सबसे पहले हाज़िरी हुई, फिर उसके ऊपर चार्ज फ्रेम किए गए, उसके बाद एविडेंस हुआ। जी, उसके बाद जब वो अंततोगत्वा जब फाइल जजमेंट में पहुँचती है, तो तब अधिकारी पूरी फाइल को रीड करता है शुरू से आखिरी तक, कि आखिर किस व्यक्ति ने, किस गवाह ने आकर के इनके खिलाफ कहा है या इनके खिलाफ नहीं पक्ष में कहा है। कहा या विपक्ष में? तो वो सारे जो एविडेंस को रीड करता है, सर्कमस्टेंसेस जो होती हैं उनको रीड करता है, किस परिस्थिति में वो घटना हुई उनको रीड करता है, और उसके बाद वो कंक्लूजन निकालता है कि इसको सज़ा देनी चाहिए या छोड़ देनी। छोड़ देनी चाहिए। अच्छा, ये जो आपकी जो भूमिका है, ये चूँकि आप जैसे बाराबंकी जिला अदालत में, तो ये जो पेशकार होंगे तो वो जिला अदालत, फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हर जगह पर पेशकार हाँ, हाँ, सभी जगह पर। हर जगह पर। तो वैसे आपने देखा होगा कि न्यायिक व्यवस्था में आपकी बड़ी तगड़ी भूमिका है। जी। भाई चूँकि जैसे ट्रायल होना, फिर गवाह आने और उसके बाद तारीख देना। भाई चूँकि भाई जज साहब तारीख देते हैं कि आप लोग तारीख? नहीं, जज साहब भी तारीख देते हैं, हम लोग भी तारीख, देखिए तारीख देने का भी एक सिस्टम होता है। जैसे हमारे यहाँ एक अननोन आदमी अगर आप जैसे जाएँ या कोई भी व्यक्ति आता है तो उसको लगता है कि पेशकार ने सिर्फ़ तारीख लगा दी, जी, ऐसा नहीं होता है। उसका एक फ़ॉर्मूला है कि जैसे जो मैच्योर फाइल है, जैसे जिस किसी फाइल का जजमेंट आर्गुमेंट होना, जी। तो वो फाइल जल्दी लगाई जाती है, एट फर्स्ट टॉप पे वो। अच्छा, अच्छा, अच्छा। उसके नीचे फिर होती है कि वो डिफेंस एविडेंस में लगी हुई है। एक्यूज़्ड का एविडेंस होना 313 में तो उसके नीचे वो आती है। फिर मैच्योर एविडेंस जिसमें हो गए हैं, वो उसके नीचे आती है, जिसमें कम एविडेंस है, उसके नीचे आती है, और सबसे नीचे अपीयरेंस की फाइल आती है। तो ये एक स्पैन रखा जाता है कि उसकी तारीख बाँटने में कि कौन-सी फाइल कब लगाई कर गई, लगाई। और हमारे यहाँ की पेंडेंसी कितनी है उसके आधार पे, कि हमारा जो फाइल का रोटेशन है, जो सर्कुलेशन है, वो भी बना रहे, पता नहीं हम 2 महीना बाद फाइल लगा दिए, कल हमारे कोर्ट में कोई फाइल ही नहीं है। जी, तो एक रोटेशन भी मेंटेन करना पड़ता है। पड़ता है। हाँ। अच्छा, अच्छा। लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ, मतलब जो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, पूरी न्यायिक व्यवस्था देख रही है कि कई करोड़ शायद केसेज़ अभी भी पेंडिंग है। तो इनके पीछे मतलब क्या कारण हो सकते हैं कि अब न्याय व्यवस्था स्लो है या आपकी भूमिका इसमें ज़्यादा? देखिए, एवरी पर्सन हू अटैच टू जुडिशरी, जी, including client, जी, accused, advocates, जी, judges, जी, जी, and all the whole body। जी, तो उन सभी की ज़िम्मेदारी बनती है, वो कहीं न कहीं सब लोग, सिर्फ़ जुडिशियल अफ़सर जिम्मे जुडिशियल अफ़सर काम करता है। जी, जी, होता क्या है कि अननेसेसरी एडियमेंट, जी, आज आप देख रहे हैं कि जैसे वकालत एक पेशा है, तो हम क्लाइंट को बनाने के लिए हम 1 साल रहे, हमारे साथ ज़्यादा दिन रहे वो, नेसेसरी एडजमेंट करें, जी, जी, गवाहों की अनुपलब्धता। अनुपलब्धता, सही है। होता क्या है कि जो हमारे पब्लिक के गवाह हैं, वो तो आ जाते हैं। लेकिन जैसे जो पुलिस के गवाह हैं या कोई अधिकारी है, सपोज़ करिए हमारे थाना देवा में एक पंजीकृत हुआ आज का मामला। जी, 4 साल बाद उसका जब उसकी गवाही आती है उस विवेचना अधिकारी की, तो वो पता चला कि गोरखपुर चला गया। गोरखपुर चला गया। अब जब गोरखपुर चला गया तो एविडेंस के लिए जब उसको समन किया जाता है, हुँ, तो वो पता लगा कि कहीं वीआईपी ड्यूटी में लगा हुआ है, कहीं इस ड्यूटी में लगा हुआ है, कहीं न्याय व्यवस्था में लगा हुआ है, कहीं शांति व्यवस्था में लगा हुआ है, तो आ नहीं पाता। हो सकता है कहीं चुनाव हो जहाँ वहाँ पे। चुनाव हो रहा है, इस कारण से ये विलंब होता है। जी, जी, इस तरीके से धीरे-धीरे जब डिले हो जाता है और जजमेंट जब तक फाइल मैच्योर नहीं होती, ये जी। हमारी जो आईपीसी, सीआरपीसी कहती है, हम उसको डिस्पोज़ नहीं कर सकते। मैच्योरनेस से क्या तात्पर्य है? मैच्योरनेस से तात्पर्य ये है कि देखिए, एक जो आईपीसी और सीआरपीसी का प्रोसेस है, जी, द फाइल शुड बी गो थ्रू द प्रोसेस। विदाउट गो थ्रू द प्रोसेस क्रिमिनल केस डिसाइड नहीं हो सकता है। इन केस थोड़ी देर के लिए हम उदाहरण के लिए ये मान लें कि जैसे एक व्यक्ति ने एक किसी के ऊपर मुकदमा लिखा दिया और कल को वो उसको रिग्रेट हो कि हमने ये मुकदमा गलत लिखा दिया, तो हम इस मुकदमे को हटा लेते हैं, वापस ले, तो उसका उसका रिवर्सिंग का कोई प्रोसेस नहीं है। प्रोसेस नहीं नो, देयर शुड बी नो प्रोसेस ऑफ रिवर्स इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग। तो फिर अदालत उसके खिलाफ क्या करे? आप क्या करेंगे? आपको अगर मुकदमा नहीं लड़ना है, तो कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट इनिशियल स्टेज अपनी जो प्रोसीडिंग है उसको अपनाएगी। सबसे पहले आप एक्यूज़ को समन करेगी, एक्यूज़्ड आएगा उसके खिलाफ चार्ज फ्रेम करेगी कि आपके खिलाफ ये चार्ज है। जो वादी मुकदमा होता है, जिसने मुकदमा दायर किया होता है, वो पीडब्ल्यू 1 होता है, प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 1।
तो उसको परीक्षित कराया जाता है कोर्ट पे। तो वो क्या करता है कि अगर उसको नहीं चलाना है मुकदमा तो वो सीधे शब्दों में ये नहीं कहता कि हमसे गलती हो गई। देखिए गलती कुछ गलतियों की का सुधार होना संभव है और कुछ गलतियों को सुधार होना ही संभव नहीं। संभव नहीं, जी, जी। लेकिन एक डॉक्टर ने अगर गलत इंजेक्शन लगा दिया, पेशेंट अगर मर जाए, कल को कहे कि हमसे गलती हो गई, बिल्कुल देयर शुड बी नो रिग्रेटनेस। जी, जी, कोई मतलब नहीं उसका। तो दैट इज़ व्हाई वहाँ पे होता क्या है कि वो आता है और वो कहता है कि पहले तो कहता है कि हमने मुकदमा सही लिखाया। इन केस एक थोड़ी एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि जैसे एक घटना हो रही है कहीं पर और उससे ये पूछा जाता है, पहले तो उसने कहा कि हमको फलाने ने मार दिया मार या जो भी घटना हमारे साथ करी थी। लेकिन जब वहाँ जाता है कोर्ट पे तो वो कहता है कि घटना तो हुई, जी। लेकिन हम ये देख नहीं पाए किसने मारा हमको। अच्छा, घटना भीड़-भाड़ हुई, वहाँ पे भीड़-भाड़ थी, धक्के-मुक्के में चोट लगी वो गिर गया। तो पहली बार मतलब कैसे देख लिया था जब उसने मुकदमा पंजीकृत कराया था? लोगों के बहकाए गए मार पे मैंने इनका नाम लिखवा दिया। नाम लिखवा दिया। तो द विटनेस इज़ हियर कॉल्ड हॉस्टाइल विटनेस। जी, जी। पक्षद्रोही कहते हैं उसको, पक्षद्रोही। पक्षद्रोही। तो वहाँ पे लिखा जाता है एविडेंस में कि साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया। तो उस जब पक्षद्रोही घोषित किया जाता है, जी, तो गवर्नमेंट का जो काउंसिल होता है वो उससे जिरह करता है कि आपने पहले ऐसा क्यों कहा, अब ऐसा क्यों कहा? जी। तो इन दोनों पक्ष में या विपक्ष है, इसमें जो निर्णय आता है तो वादी को फिर क्या कोई दंड दिया जाता है? हाँ, इन केस अगर पक्षद्रोही होता है और मुकदमा छूट जाता है उसके खिलाफ जी, जो एक्यूज़्ड है, जी, तो एक 344 सीआरपीसी के तहत प्रोविज़न है कि आपने झूठी गवाही इसके खिलाफ दी, जी। इसलिए आपके खिलाफ अभियोग चलाया जाएगा 344 सीआरपीसी। अच्छा, इसमें क्या होता है 3 से 44? 344 सीआरपीसी में ये कहा था कि आप झूठा गवाही दिए हैं, क्यों ना कोर्ट आपको दंडित करे इसका एक्सप्लेनेशन कॉल करते हैं वो। अच्छा, अच्छा। तो उसमें खैर बहुत बड़ा जजमेंट का प्रोविज़न नहीं है, बहुत बड़ा दंड का प्रोविज़न नहीं है, लेकिन दंड दंड होता है, वो चाहे ₹1 का हो, चाहे ₹100 का हो, 1 दिन की जेल हो या 100 दिन का जेल हो, दंड दंड होता है। जी, तो वहाँ पे प्रोविज़न है कि वो अर्थदंड जमा करके भी सकता है या अपना ट्रायल भी करवा सकता है। चलिए बड़ी अच्छी बात है। तो अच्छा जैसे आपने अभी बताया धारा 344 या 420 या इतनी सारी धारा है, खैर चूँकि आपका इनसे डेली का पाला-पड़ना, जी, जी। तो आपको तो सब धाराएँ याद होंगी। जी। मैंने तो सुना है कि अभी कुछ धाराएँ भी चेंज कर दी गई। धाराएँ धाराओं का कुछ जो धाराएँ हैं जिनका कोई मतलब न कोई औचित्य नहीं था औचित्य नहीं था। नहीं था। ये इन केस आप ये समझ लीजिए कि जैसे राजा-महाराजाओं के समय में एक ट्रायल चलता था, तो एट फर्स्ट उनको कहा कि आप दोषी हैं, आपको सज़ा दे दी जाती है। फांसी के पैर के नीचे कुचलवा दिया गया। अच्छा, 1 घंटा बाद पता चला कि यार वो दोषी नहीं था लेकिन फर्जी में उसको मार दिया गया। तो भाई ये व्यवस्था गलत है, तो इसका ट्रायल किया जाए, ट्रायल किया। है ना? 4 गवाह आके बताएँ कि इन्होंने सही किया, नहीं किया। किसी के साथ मतलब एक कहते हैं कि एक निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए, भले 10 दोषी छूट जाएँ। 10 दोषी छूट गए लेकिन एक निर्दोष को सज़ा नहीं और होनी वो चाहिए। 10 दोषी जो 10 जो दोषी हैं, वो छूट जाएँ भले ही संसार में अपराध करते रहें। लेकिन एक निर्दोष को सज़ा नहीं होनी एक निर्दोष को सज़ा नहीं हो। चाहिए। सज़ा का ये दंड का वो प्रावधान। आपने सही कहा एक निर्दोष को सज़ा ना हो। लेकिन मैंने तो देखा है कई कई केसों में निर्दोष बेचारे फँस जाते देखिए, होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति कैमरा लगा के नहीं बैठा हुआ है हैं। ये भी और सच ना ही कोई व्यक्ति उसको डिज़ाइन कर सकता है, जी, अंतर्यामी है। तो हमारे यहाँ देखिए एक व्यवस्था चलती है जो कागज़ की व्यवस्था है, जो कागज़ पे क्या लिखा है, जी, यही चीज़ मानी जाती है। जी, आप भी चिर परिचित होंगे जी, कि जैसे किसी की ज़मीन है, खतौनी पे अगर उसका नाम चढ़ा हुआ है, भले ही गलत चढ़ा हुआ है या सही चढ़ा हुआ है, तो हम एज़ एविडेंस उसी को मानते हैं कि इनके नाम खतौनी है तो ज़मीन इन्हीं की होगी। है। सही कह रहे हैं। इसीलिए जैसे अगर हम न्यायाधिकारी, दंडाधिकारी अगर हमने किसी घटना को कारित होते हुए अपनी आँखों से देखा हुआ है, लेकिन अगर हमारा एविडेंस नहीं है उस घटना में और जो 4 साक्षी आते हैं, वो ये कहें कि नहीं इसमें इन्होंने घटना नहीं कारित की, तो हमको सिर्फ़ पेपर देख कर के जजमेंट अपना अपना कॉन्शियस और या जो अपनी आँखों का जो है या अपना वो अलग से माइंड अप्लाई नहीं करना है। कागज़ पे जो लिखा होता है उसी के हिसाब उसी के हिसाब से निर्णय देना से है। निर्णय दिया होता है। क्योंकि किसके भीतर हम जा भी नहीं सके। प्रत्याशा में हम कोई निर्णय नहीं दे सकते हैं। जी, जी। तो इतने साल से आपका अनुभव रहा है लगभग जुडिशरी में कितने साल बिताए आपने? जुडिशरी में हमारा ये 15वाँ साल है, 15 साल की नौकरी में 15 साल 16वाँ साल चल रहा है। 16वाँ साल। तो कैसा अनुभव रहा आपका? अच्छा अनुभव रहा है, काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। जी, हालाँकि मेरी रुचि नहीं थी कि मैं जुडिशरी में कभी जाऊँ, अच्छा, लेकिन वो कहते हैं ना कि ईश्वर अल्लाह जहाँ का दाना पानी लिखता है,
सही कह रहे हैं। वहीं का दाना पानी। एवरीथिंग इज़ प्लान्ड। प्लान। हर चीज़ प्लान्ड है इस दुनिया में। और मेरा तो प्रयास यही था कि मैं प्रशासनिक सेवा में जाऊँ। प्रशासनिक सेवा में। आप हमारे मित्र भी रहे हैं बचपन के और प्रशासन सेवा में जाने का था इरादा। सेकेंडरी मैंने ऑप्शन रखा कि मैं शिक्षा विभाग में जाऊँ, एक लेक्चरर की हैसियत से जाऊँ। ईश्वर को शायद थोड़े दिन था मैंने प्राइवेट रूप से 6-7 साल किए और उसने ये लिखा था कि नहीं आप जुडिशरी में जाएँगे, आपके हाथ से जुडिशरी का वो होना है। अगर अब आपको मौका मिले कि भाई प्रशासनिक सेवा में जाने का, हो सकता है कि चूँकि मैं देख रहा हूँ सरकार ने जैसे मान लिया किसी को अपॉइंट कर दिया कि आप एग्ज़ाम्पल देखिए हम देखते होंगे आप पेपर में निकलते हैं कि फलाने उनके बेटे को आईएएस बना दिया गया। तो अगर अभी आपको मौका मिलता है कि ब्यूरोक्रेसी में जाने का, तो अभी भी आप जाना चाहेंगे? बिल्कुल, व्हाई नॉट? तो बिल्कुल जाना चाहूँगा और हमारा तो यही रहा है कि वास्तविकता में देखा जाए तो मैं कभी अपने आप को जुडिशरी में एडजस्ट नहीं कर पाया। नहीं कर पाया। जुडिशरी में अपने आप को एडजस्ट नहीं फिट फिट फॉर होता है एक व्यक्ति। ही इज़ फिट फॉर, ही इज़ सूटेबल फॉर होता है कि वो कहाँ सूट करता है। देखिए एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट, बिग डिफरेंस सत्य। है ना? जी। और सबकी हॉबीज़ अलग हैं, सबका कार्य करने का तरीका अलग है, सबका सोचने का तरीका अलग है, सबका आउटपुट अलग है। तो वैसे भी मेरा भी रहा कि मैं देखिए 2 चीज़ें होती हैं कि जैसे हम एक अध्यापक रहे तो हम एज़ ए ओरेटर रहे। हम बोलते थे, लोग हमको सुनते थे। सुनते थे, जी। आज हम ऑडियंस हैं। जी। अब हमारे अधिकारी हमारे सामने बोलते हैं तो हम उनको सुनते हैं। ऑडियंस रही मतलब ये यूँ कह सकते हैं चूँकि आप कड़ी है, जब क्लाइंट आपके सामने आप क्लाइंट को बोलते होंगे, वो सुनता है। जैसे आप आपको बोलते हैं तो आप सुनते हैं। तो आपको 2 तरफ एक तरफ आपको सुनाना है, एक तरफ आपको सुनना है। ये हमारा हम समझ लीजिए कि बैलेंस बैलेंस डाइट समझिए बना के चलना है आपको, है कि नहीं? हमको उसको सुनना है और हमको इनको भी मैनेज करना है। मैनेज करना और यहाँ की रिपोर्ट आपको उनको सुनानी भी है। बिल्कुल। सुनानी अच्छा सेकेंडरी क्या होता है कि हमारे यहाँ चेन है, 3 स्टेप की चेन है। एक अफ़सर, एक वर्कर, कर्मचारी भी सही और एक हमारे यहाँ जो अधिवक्ता हैं। जी, अधिवक्ता, सही। तो हम 3 स्टेप को मैनेज करके हमको चलना पड़ता है कि हमारे अधिवक्ता महोदय जो आए हैं वो अपनी क्वेरी जो कर रहे हैं उनको संतुष्ट करें। जी, जी। फिर अपने हम अधिकारी को भी संतुष्ट करें कि उनकी बात वहाँ तक पहुँचना है या कम्युनिकेशन अगर कहीं गैप हो रहा है तो उसको भी मैनेज करें, ठीक है? कोई जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट हो रहा है तो हम उसको अ, इंटरप्रिटेट करें उनके सामने, रिप्रेज़ेंट करें अपने अधिकारी को एज़ ए समझ लीजिए कि मैं एक रिप्रेजेंटेटिव होता हूँ अपने अधिकारी का। जी, 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 जी। अच्छा तो जैसे मान लिया चूँकि आप कृषक समाज से लेकर के यहाँ तक पहुँचे, जी। तो अभी भी आपके पास छुट्टियाँ मिल जाती हैं आपको? हाँ, जो निर्धारित शासन द्वारा निर्धारित अवकाश जी, है वो अवकाश मिलते हैं। आपको मिलते हैं। जी। तो अभी भी आप खेती-बाड़ी देखने का हाँ, खेती-बाड़ी से मैं क्योंकि देखिए कहते हैं ना कि जिसका जो नींव होती है, जो जड़ें जहाँ होती हैं, जी, जी। कहीं न कहीं भले ना कहीं न कहीं पहुँच जाए लेकिन वो उसका लगाव कहीं न कहीं वहाँ से होता ज़रूर। बिल्कुल और हम जहाँ से हैं, कुर्मी बिरादरी से हैं, बाराबंकी एक कुर्मी बिरादरी से हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है हमारा खेती से लगाव है। आज भी मैं करता अपने हाथ नहीं हूँ, मैं नहीं कर पाता हूँ, समझ नहीं बट पड़ता। मैं फसल देखने ज़रूर जाता हूँ जी, और अनुभव भी है मुझे कि इसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। जी, जी। भाई जैसे इस समय धान का सीज़न चल रहा है, धान लगाए गए, धान में कौन-सी दवा डाली जाती है ताकि धान में रोग न लगे? सिंचाई कितने-कितने दिनों पे होनी चाहिए? काटने का समय कब कब आता है? वगैरह-वगैरह बहुत सारे काम होते हैं कृषि में। तो खेती का अनुभव तो ख़ैर मुझे रहा, हालाँकि मैंने किया भी है, आपके पहले किया भी पिताजी बड़े कृषक समाज के नेता रहे हैं हमारे पिताजी, और काफ़ी स्वच्छ और ईमानदार व्यक्ति थे। छवि के व्यक्ति। और इसीलिए ईमान चूँकि आजकल आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, दुनिया जानती है, जितने भी नेता तैयार होते हैं, तो नेता कोई व्यक्ति अपने लिए बनता है, सोसाइटी के लिए नहीं बनता, मुझे लग रहा है। ये गलत है कह रहा हूँ क्या मैं? बिल्कुल, सही कह रहे हैं। जो भी व्यक्ति नेता बनता है, वो अपने लिए बनता है, समाज के लिए या गरीब तबके के लिए कोई देखिए नेता नहीं। वास्तविक रूप में देखा जाए तो नेता का मतलब नेतृत्व होता है, जिसे कोई नेतृत्व करने की क्षमता हो और नेतृत्व करने की क्षमता का मतलब है एक समाज को जिस भी समाज के आप नेतृत्व कर रहे हैं, आप उसको बखूबी समझें, समझे? उनकी भावनाओं को समझें, प्रॉब्लम्स को सभी समस्याएँ हैं उनकी उनको समझें और आप उनका नेतृत्व करें। जी। और लेकिन जो लोग नेता बनते जाते हैं, बढ़िया ठीक-ठाक हासिल करते जाते हैं, कमाई का ज़रिया हो गया है और लोग कमा-कमा के आगे भी बढ़ रहे हैं खैर।
खैर मुझे वो तो पूरे हिंदुस्तान को पता ही है, तो इसमें कुछ आगे बताने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ ये मुलाकात अच्छी रही और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे दर्शकों को, जो लोग जुडिशरी में या एडवोकेट बनना चाहते हैं, उनके नाम कोई संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम जिस भी स्थिति में हैं, जी, हम वो चाहे जुडिशरी में हों, हम चाहे किसान हों, हम चाहे मज़दूर हों, हम चाहे कोई प्रोफ़ेशनल्स हों, जी, जी। हमको ईश्वर ने जो भी दिया है, जो भी ईश्वर ने हमको सौंपा है, उस काम को पूरी निष्ठा से करनी चाहिए, पूरी ईमानदारी के साथ। पूरी ईमानदारी से करना चाहिए, तभी हम सफल होंगे। ऐसा नहीं है कि एक एक मज़दूर भी होता है, वो आगे चल कर के अपने अंडर 10 मज़दूर रख कर करे, वो बड़ा-सा एक वो एम्पायर खड़ा करता है। जी, जी। देखिए, अगर आप टीम हैं, तभी आप पसंद किए जाएँगे। सच आपकी वर्किंग बोलती है, आप कृषि में हैं, आप कृषि क्षेत्र में भी देखिए डॉक्टर की रामशरण वर्मा बाराबंकी के हैं। जी, अभी बहुत सारे युवा लोग हैं, अभी कलम पढ़ रहे थे, इधर बरियाबाद क्षेत्र का एक किसान है, नया लड़का है, केले की खेती कर रहा है, उसका अखबार में आया हुआ था। जी, देखिए, आज सोसाइटी कुछ डिफरेंट चाहती है। डिफरेंट है। अगर आप धर्रे पे चल रहे हैं तो आप नहीं, आप आपका काम बोलना चाहिए, बिल्कुल। आपका प्रोडक्शन बोलना चाहिए, जी, ठीक है? बहुत सारा कॉम्पिटिशन है, हर हर क्षेत्र में कॉम्पिटिशन है। अब किसानी को ही लीजिए, किसानी में भी बड़ा कॉम्पिटिशन है है, ठीक है? कॉम्पिटिशन है। किसानी में भी अच्छे-अच्छे किसान हैं जो अपना कॉम्पिटिशंस है और किसानी थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी आ गई है। जी। जैसे पेड़-पौधों में तरह-तरह की नई-नई बीमारियाँ आने लगी हैं। देखिए, ये जैसे इवोल्यूशन होता है, जी, आप समझिए इवोल्यूशन हो जैसे मनुष्य पहले था उसको ये नहीं पता था कि हमको कोई एंटीबायोटिक भी आती है, इस नाम की कोई चीज़ आती है। जी। सर्दियों में हम बचपन में थे जब आँख दर्द करने लगती थी, पीली वाली दवाई डॉक्टर एक छोटा-सा ट्यूब आता था। तो वो सबकी आँखों में डालते थे। हाँ, हाँ, सबकी आँखों में घुट चिल्ला-चिल्ला के हम लोग भागते। हाँ, नाज़िम उस समय चलती थी, एक में एंटीबायोटिक थी, लोग नाम नहीं जानते। नहीं जानते। आज 100 में से 80 लोग ये जानते हैं कि कौन-सी एंटीबायोटिक आती है, जुकाम-बुखार में उनको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता, वो मेडिकल से स्वतः खरीद ले ये एक इवोल्यूशन हुआ, ये चेंजिंग है, चेंजिंग। ये हमारा अवेयरनेस है कि हम आगे बढ़े और जैसे-जैसे ये विधाएँ आती जाएँगी, हम अपने आप को ज़्यादा अवेयर करते चले जाएँगे। जी। और ये मॉडिफ़िकेशन में हो, चाहे मेडिसिन के क्षेत्र में हो और चाहे किसानी के क्षेत्र में हो। किसान भी पहले कहाँ बीमार होता था, आज देखिए मेरे आप डॉक्टर के यहाँ चले जाइए तो तरह-तरह की बीमारी पता नहीं चलता कि इंसान कैसे-कैसे सही जी रहा है। पहले बीमारियाँ तो होती थी, किसान जान नहीं पाता था कि कौन-सी बीमारी है, क्यों हो गई और उसी में बेचारा एक्सपायर हो जाता था। अंतिम सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सुधीर जी, कि भ्रष्टाचार तो वैसे दुनिया भर में व्याप्त है। क्या हल्का-फुल्का आपके डिपार्टमेंट में भी है? देखिए, इससे तो कोई अछूता नहीं ना। आई थिंक भ्रष्टाचार की कोई प्रॉपर डेफिनिशन नहीं। डेफ़िनिशन तो नहीं है, लेकिन ये कहाँ-कहाँ पहुँच गया है, कोई नहीं शायद जान मेरे काबिल दोस्त अमित जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने एक चीज़ कह दिया कि भ्रष्टाचार की कोई परिभाषा नहीं। जी, हम अगर अपने परिवार के साथ अपनी ज़िम्मेदारी ठीक से नहीं उठा रहे हैं, जो हमारे नैतिक कर्तव्य उनके प्रति बनते हैं, दैट इज़ करप्शन। करप्शन सत्य है, वो भी करप्शन सिर्फ़ पैसा लेना ही करप्शन नहीं है। नहीं है। भाई भतीजावाद, पैसा लेना, फ़ेवर करना, हर चीज़ का करप्शन है, ये तो सत्य कह रहे हैं। हम ये समझ रहे हैं कि जो नैतिक ज़िम्मेदारियाँ हमारी हैं, जो भी लायबिलिटीज़ हमारी हैं, हम एक पिता की हैसियत से अगर अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे, दैट इज़ करप्शन। करप्शन चलिए आपने करप्शन की डेफ़िनिशन को काफ़ी ब्रॉड कर दिया, अब मैं इससे कुछ नहीं कहना चाहूँगा। आपकी स्माइल खैर बता दी मेरे दर्शकों को, तो मैं चाहता हूँ कि इसी तरीके से नए-नए लोग आते रहें और आपको अच्छी-अच्छी जानकारियाँ देते रहें। सुधीर जी को मेरा बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद और बहुत-बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे। नमस्कार।